वर्षा ने बूट पॉलिश का बक्सा उठाया और अपने काम पर जाने लगी। तभी उसकी माँ सरिता ने कहा, वर्षा बिटिया, ये तेरे लिए 2 रोटी बना दी है, लेती जा बेटी। सारा दिन तू गर्मी में काम करती है, भूखी मत रहा कर मेरी बच्ची। माँ, मैं तो रोटी ले जाऊंगी, पर पहले ये बताओ तुमने अपनी आज की दवाई लिया नहीं? अरे मैं ले लूंगी दवाई, और तेरा ब्याह किए बिना मैं ऊपर नहीं जाने वाली। तेरी शादी की जिम्मेदारी तेरे बापू मुझे देकर गए थे। उनकी इच्छा थी अपने हाथों तेरा ब्याह करने की, पर माँ, तुम फिर रोने लगी। ऐसे तुम्हें रोता छोड़कर जाऊंगी तो काम में भी मेरा मन नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं रो रही हूँ, शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। वर्षा अपनी माँ सरिता के साथ रहती थी। उसके पिता के देहांत के बाद वर्षा रेलवे स्टेशन पर बूट पॉलिश का काम करती थी। ट्रेन से उतरने चढ़ने वाले ज्यादातर सभी मुसाफिर वर्षा से ही बूट पॉलिश करवाते थे। कितने पैसे हुए बूट पॉलिश के? जी 10 रुपए। 10 रुपए? तुम बूट पॉलिश वालों ने भी अपने रेट बढ़ा दिए, वरना जरा सी पॉलिश के 5 रुपए जाते। साहब, हर चीज महंगी हो गई है। आप किसी भी बूट पॉलिश वाले से पूछ लो, सब 10 रुपए ही लेते हैं। मैंने कोई ज्यादा पैसे नहीं मांगे। वर्षा को रोजाना ऐसी ही बातों को सुनना पड़ता था। वर्षा बूट पॉलिश के काम से जितने भी पैसे कमाती, वो माँ की दवाई और घर के रोजाना के राशन में खर्च हो जाते। एक दिन वर्षा अपना काम करके घर जा रही थी। आज उसे बहुत देर हो गई थी। रात के 8 बज चुके थे। आज तो बहुत देर हो गई, अंधेरा घिराया है। माँ भी घर पर इंतजार कर रही होंगी। इस गली में से चली जाती हूँ। लगता है गली में खंबे की लाइट गई हुई है, तभी इतना अंधेरा है। मेरा पीछा कौन कर रहा है? अरे कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। अरे हाथ में आई चिड़िया को कैसे छोड़ दूं? बचाओ, कोई बचाओ, मुझे छोड़ दो मुझे। अरे तुझ जैसी मामूली बूट पॉलिश वाली लड़की की मदद को कोई नहीं आएगा। छोड़ लड़की को, वरना तू कौन लगता है इसका? एक काम कर, दोनों समझौता कर लेते हैं। और ऐसे समझ गया ना? अब तो गया समझ। लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है, ये मैं अपने तरीके से तुझे समझाता हूँ। लड़का बदमाश की खूब पिटाई करता है। बदमाश घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सहायता की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है, इन बदमाशों को समझाना पड़ता है। आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी, मेरा घर कुछ ही दूरी पर है। अच्छा ठीक है, वैसे अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो बदमाश वापस नहीं आएगा। वर्षा घर की ओर मुड़ जाती है और घर जाकर वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। मुझे तो लगता है शायद वो लड़का भगवान के रूप में तुम्हारी मदद को आ गया। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, सचमुच भगवान ने ही उसे मेरी मदद को भेजा था। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वर्षा रेलवे स्टेशन पर बैठकर बूट पॉलिश कर रही थी। तभी ट्रेन से वही लड़का उतरता है और वर्षा के पास आकर कहता है, अरे जरा ये बूट पॉलिश करवाने थे। बाबूजी, आप तो वही हैं ना जिन्होंने उस रात? हाँ, तुम तो वही हो। अच्छा, तुम यहाँ बैठती हो। उस रात अंधेरे में तुम्हें देखा था तो एकदम से पहचान नहीं पाया। ये लो बूट पॉलिश के पैसे। अरे नहीं साहब, आपने मेरी जान की हिफाजत की थी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? अच्छा, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। क्या हुआ, अचानक तुम यहाँ से जाने क्यों लगी? सब ठीक तो है? अरे सुनो तो। वर्षा के कदम तेजी से घर की ओर बढ़ जाते हैं और वो घर पहुंचकर अपनी माँ से लिपट जाती है। माँ, वो वही हैं जिन्होंने उस रात मेरी इज्जत की रक्षा की थी। मैंने उनके हाथ पर अपने हाथ के जैसा वह लिखा निशान बना देख लिया था। क्या? इसका मतलब वो लड़का विकास है, यानी कि तेरे बापू के बचपन के दोस्त मोहन भाई साहब का बेटा? हाँ माँ, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, पर मैंने अपने हाथ का निशान भी छुपा लिया। तुम ही बताओ माँ, एक बूट पॉलिश वाली लड़की को अपनी बहू कौन बनाएगा? अब वक्त बहुत आगे निकल गया माँ, इस बात को 20 साल हो गए हैं। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, उन बीते दिनों को मैं भला कैसे भूल सकती हूँ, जब हम लोग गांव में एक साथ रहते थे। तेरे बापू और मोहन भाई साहब की दोस्ती की पूरा गांव तारीफ करता था। वीरेंद्र, तूने आज मेरी 10,000 रुपए की मदद नहीं की, बल्कि अपने दोस्त की इज्जत रख ली। मोहन, तू मेरा दोस्त है, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। वीरेंद्र, मैं चाहता हूँ जब मेरा बेटा विकास और तेरी बेटी वर्षा बड़ी हो, हम इन दोनों की शादी धूमधाम से करें। ऐसा ही होगा मेरे दोस्त, हमारे बच्चों की शादी जरूर होगी। ये देखो जी, मालिनी और मैं मेले से बच्चों के हाथ पर एक सा निशान बनवा कर आए हैं। सुंदर है ना? दोनों का नाम व अक्षर एक से है। ये कितने संजोग की बात है ना जी। गांव में बाढ़ आ गई और मोहन भाई साहब का परिवार हमसे बिछड़ गया। हमारा भी सब कुछ बर्बाद हो गया। हम लोग तुझे लेकर शहर आ गए और तेरे बापू को गांव की कमी खलती रही, इसलिए उन्होंने चिंता को छाती से लगा लिया और इस दुनिया से चले गए।
और विकास से तेरी शादी का तेरे बापू का सपना उनके साथ ही चला गया। भाभी जी, वीरेंद्र का सपना सपना नहीं रहेगा। अब मैं आ गया हूँ। मोहन भाई साहब, आप और यहाँ? पापा को मैं लेकर आया हूँ। वर्षा, मैंने तुम्हें अपने हाथ का निशान छुपाते हुए देख लिया था, पर अचानक तुम घबराकर घर की तरफ आ गई थी, तो मैंने तुम्हारा पीछा किया था और पापा को फोन करके मैंने यहीं बुला लिया। पापा, वो लोग मिल गए जिनकी तलाश आप बरसों से कर रहे थे। क्या? मेरे दोस्त वीरेंद्र का परिवार मिल गया? और मैं भागा चला आया। मेरा दोस्त वीरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक वक्त था भाभी, जब वीरेंद्र ने मेरी मदद की थी। मालिनी के दुनिया से चले जाने के बाद हम दोनों बाप बेटे बिल्कुल अकेले हो गए थे, पर मैंने भी पुराने दिनों को हमेशा याद रखा। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि विकास को वर्षा बिटिया मिल गई, वरना हमने तो आप सबसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। क्या मालिनी भाभी अब इस दुनिया में नहीं है? पर भाई साहब, अब सब कुछ बदल गया है। आप तो जानते ही हैं हमारे हालात कैसे हैं। माँ बिल्कुल सही कह रही है बाबूजी। मैं रेलवे स्टेशन पर बूट पॉलिश का काम करती हूँ, और एक बूट पॉलिश वाली भला आपके घर की बहू कैसे बन सकती है? वर्षा, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ये काम मजबूरी में किया है। अपनी माँ की देखभाल करना, अपने परिवार को चलाना, तुम सचमुच मेरे काबिल हो। तुमसे शादी करके तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भाभी, अब आप भी हाँ कह दो, ताकि मैं अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी कर सकूं। सरिता शादी के लिए हाँ कह देती है। वर्षा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। वर्षा के नसीब में खुशियां लौट आती हैं। विकास और वर्षा की शादी हो जाती है और वर्षा के पिता की आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है।